अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 में हमने डिमांड को देखा, लॉ ऑफ डिमांड को हमने पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमने डिस्कस किया। लॉ ऑफ डिमांड की थ्योरी डिस्कस की हमने, उसको इक्वेशन की सूरत में देखा। ठीक है, देन हमने उसको टेबल और स्केड्यूल की सूरत में देखा, और फिर हमने उसको ग्राफ की सूरत में भी डिस्कस किया। अच्छा, वो डिस्कस करने के बाद हमने उसकी अजम्पशंस को भी पढ़ा। ठीक है, कि कौन सी वो अजम्पशंस हैं जिनको हमने अज्यूम करना है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने कांस्टेंट रखना है तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। ठीक है, होप सो कि आपको वो समझ आ गई होंगी सारी चीजें। नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है मार्केट डिमांड। अच्छा, जब हमने टाइप ऑफ डिमांड पढ़ी थी ना, तो टाइप ऑफ डिमांड के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी थी, ठीक है, डायरेक्ट डिमांड पढ़ी थी, ड्राइव डिमांड पढ़ी थी, और एक हमने डिमांड पढ़ी थी मार्केट डिमांड। हमने मार्केट डिमांड में ये बोला था कि किसी भी मार्केट के अंदर जब सारे कंज्यूमर्स की कलेक्टिव डिमांड को देखा जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट डिमांड बेसिकली क्या होती है कि कलेक्टिव डिमांड सारे कंज्यूमर की। तो हम अज्यूम करते हैं से कि एक मार्केट के अंदर सिर्फ 3 कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, और उन तीनों की कुछ डिमांड होगी एक खास चीज को लेके। उस डिमांड को अगर हम एक स्केड्यूल की सूरत में या टेबल की सूरत में डिस्कस करें तो उससे, जैसा कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में स्केड्यूल बनाते हुए देखा कि प्राइस हम इस साइड पे लिखते थे, से प्राइस 5 है, फिर 4 हुई, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, और बायर्स कौन है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इनकी डिफरेंट डिमांड्स हैं। अच्छा, प्राइस जब 5 रुपीज पर केजी थी किसी गुड की, तो मिस्टर ए 1 यूनिट खरीदना चाहता था, उसके पास पैसे भी 1 यूनिट के खरीदने के थे, सो उसकी डिमांड 1 है। ठीक है, मिस्टर बी जो है वो 5 रुपए पे 2 यूनिट खरीद सकता है, और वो खरीदना चाहता है तो उसने 2 की डिमांड की, मिस्टर सी ने 3 की डिमांड की। जब प्राइस कम हुई, मिस्टर ए ने लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक प्राइस कम होते मिस्टर ए ने अपनी डिमांड बढ़ाई, तो 1 से 2 यूनिट पे चला गया। मिस्टर बी ने भी डिमांड बढ़ाई, वो 2 से 3 पे चला गया, मिस्टर सी 3 से 4 पे चला गया, एंड सो ऑन। इसी तरह प्राइस जैसे जैसे कम होती रही, इन्होंने अपनी डिमांड बढ़ाई तीनों ने। और सेम अगर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चलें, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी ये अपनी डिमांड कम करते जाएंगे तीनों। अब ये इनकी इंडिविजुअल डिमांड है, ये मिस्टर ए की इंडिविजुअल डिमांड, मिस्टर बी की, ये मिस्टर सी की। मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड इनका ये तीनों का सम जो कलेक्टिव डिमांड बना रहा है, वो ये डिमांड, ये मार्केट की डिमांड है। इसका मतलब क्या है, जब उस प्रोडक्ट की प्राइस 5 रुपीज पर केजी थी तो मार्केट डिमांड कितनी थी, 6। जब वो 4 हुई तो मार्केट डिमांड जो है प्राइस कम होने की वजह से बढ़ी, यही लॉ ऑफ डिमांड कहता है, वो 9 होगी। जब प्राइस मजीद कम हुई वो 12 हो गई, जब मजीद कम हुई वो 15 होगी, एंड इसी तरह ये काम चलेगा। ठीक है, तो मार्केट डिमांड बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने सिंपल डिमांड पढ़ी है, इंडिविजुअल डिमांड पढ़ी। बस मार्केट डिमांड क्या है कि किसी मार्केट के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी कलेक्टिव डिमांड क्या कहलाएगी, मार्केट डिमांड कहलाएगी। अच्छा, तो मार्केट डिमांड भी उसी तरह डाउनवर्ड स्लोप होगी। ठीक है, और नेगेटिव स्लोप भी कहलाएगी, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन ही है। और इसकी भी सेम वैसे ही अगर हम कर्व बनाएं तो वैसी ही कर्व बनेगी, बस इसको मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये मार्केट की क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ले ली, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ले ली, तो सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल उसी तरह ही डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप कर्व बनेगी, और मार्केट डिमांड कर्व कहलाएगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। बार बार हमने कहा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होगी या डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ठीक है, इसकी रीजन क्या है। ठीक है, देखें, हमने अभी तक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ लिया, हमने बार बार कहा प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो एक सेकंड आप इसको पॉज करें और जरा खुद से सोचें कि ऐसे क्यों हो रहा है कि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है, कि प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है, या ये जो ग्राफ में एक कर्व बना रहे हैं ये नेगेटिव स्लोप क्यों है या डाउनवर्ड स्लोप क्यों है। दोनों बातों का आंसर सेम ही है। ठीक है, तो आप लोग जरा सोचें, सोच करने के बाद, सोचो विचार करने के बाद दोबारा वीडियो प्ले कीजिएगा, हम फिर इसको समझेंगे कि ये क्यों होता है।
अच्छा, होप सो आप लोगों ने कुछ ना कुछ अपने माइंड पे जोर डाला होगा, और आप लोगों से मुझे बहुत अच्छी उम्मीदें, और यकीनन आपको समझ नहीं आया होगा कि इसकी रीज़न क्या है। आप लोग यही सोच रहे होंगे क्योंकि प्राइस बढ़ती है तो डिमांड तो कम होनी है, क्योंकि प्राइस कम होती है डिमांड तो बढ़ना है। भाई ये बात बिल्कुल ठीक है, बट इसके पीछे कुछ लॉजिक्स है। ठीक है, अब हम वो लॉजिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीज़न जो है वो है रियल इनकम इफेक्ट। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ने से लोग डिमांड कम कर देते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है? उसकी सबसे पहली रीजन है रियल इनकम इफेक्ट। ठीक है, रियल इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है? रियल इनकम इफेक्ट का मतलब यह है कि जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है ना, तो लोगों की परचेजिंग पावर, उनकी खरीदने की सलाहियत, ठीक है, या उसको रियल इनकम भी कह सकते हैं, कि उनके पास जो पैसे हैं उसमें क्या वो उसको खरीद सकते हैं, उनकी उस पैसे के साथ खरीदने की सलाहियत वो एक्चुअली डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखें, प्राइस बढ़ी, लोगों के पास जो परचेजिंग पावर थी ना उस चीज को खरीदने के लिए वो कम होना शुरू हो गई, तो डिमांड भी कम होना शुरू शुरू हो गई। जैसे ही प्राइस बढ़ती है ना, तो उन लोगों को अपनी जो इनकम है ना जो वो कम लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको रियल इनकम कहते हैं। तो लोग अपने आप को ना गरीब महसूस करना शुरू कर देंगे उस चीज को लेकर, कि यार अब ये हम चीज नहीं खरीद सकते। ठीक है, इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको रियल लाइफ से। कुछ अर्सा पहले एक एरिया हम लेते हैं, वहां पे घर जो था वो हम कहते हैं कि 75 लाख का मिल रहा था, 80 लाख का मिल रहा था। तो लोगों ने उसके लिए कोई ना कोई सेविंग करना शुरू कर दी होगी। ठीक है, कि हम ये घर बनाएंगे। वो मोस्टली लोगों ने, हो सकता है इसके करीब करीब जितने का वो बन रहा हो, कुछ ना कुछ सेव कर लिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर उन्होंने वो पूरे पैसे सेव कर लिए हैं तो अब वो डिमांड बनाने के काबिल है। ठीक है, वो विलिंग भी है वहां पे घर खरीदने के, उनके पास पैसे भी हैं, एबिलिटी भी है, तो वो डिमांड क्रिएट करें। बट हम कहते हैं किसी भी वजह से वहां पे जमीनों का रेट बढ़ गया, वहां पे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो बढ़ गया, तो घरों के प्राइस बढ़ गए। अब जब घरों की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, अब वो घर वहां पे 1 करोड़ से ऊपर चला गया। लोगों के पास जो इनकम थी वो तो उन्होंने वही रखी हुई थी सेव करके, अपने पास जो इनकम वगैरह उनके पास जो आ रही है उस हिसाब से उनके पास से हम कहते हैं कि 75-80 लाख उन्होंने रखे हुए थे, वो उनके पास इनकम थी, उनकी आनी थी, उससे उन्होंने घर खरीदना था। जब प्राइस बढ़ी, अब उनकी इनकम जो रियल इनकम है उनकी, वो उनको कम लगना शुरू हो जाएगी। वो महसूस करेंगे कि हम गरीब होते जा रहे हैं, हमारे पास परचेजिंग पावर कम है, तो जाहिर सी बात है वो खरीद नहीं पाएंगे, तो वो उसकी डिमांड कम कर देंगे। तो ये है रियल इनकम इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं सर आपने हमें अजम्पशन में पढ़ाया कि इनकम को तो कांस्टेंट रखना है, यहाँ पे कहते हैं कि इनकम की वजह से ही प्राइस ज्यादा होने से क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। ऐसा नहीं है, हमने इनकम को कांस्टेंट ही रखा है। ये जो रियल इनकम है ना, ये एक्चुअली परचेजिंग पावर का जो है ना एक सब्स्टिट्यूट वर्ड है। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, इससे कि एक आदमी की इनकम है मंथली 30,000। हमने लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करते हुए हमने ये अज्यूम कर लिया कि अब इसकी इनकम 30,000 ही रहेगी। अच्छा, उस 30,000 से वो बहुत सी चीज़ें खरीदता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें वो खरीद रहा होगा डिफरेंट, उनमें से एक चीज़ को हम ले लेते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। से उसमें से ना वो जो है ना वो चावल खरीद रहा था, या चावल की एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, खैर, तो उसमें से ना वो ब्रेड खरीदता था डेली सुबह के टाइम। ठीक है, वो ब्रेड खरीदता था, एक छोटा सा साशे में आती है ब्रेड, 2-3 पीसेस होते हैं आई थिंक उसमें, या 4 पीसेस होते हैं, वो डेली खरीदता था और वो उससे नाश्ता करके जाता था। ठीक है, अब इनकम को हमने अज्यूम किया हुआ है कि इनकम जो है उसकी 30,000 पर मंथ ही रहेगी। ठीक है, वो डेली सुबह जाता है, और सुबह जाते हुए वो से हम कहते हैं 50 रुपए की ब्रेड खरीदता है, और साथ कुछ और चीज़ें खरीदता होगा, शायद जैम वगैरह का छोटा साशे खरीद लेता हो, वो लगा के तो वो नाश्ता करके जाता था। इनकम कॉन्स्टेंट है उसकी। हुआ क्या, किसी भी रीजन की वजह से प्राइस बढ़ गई ब्रेड की। वो 50 रुपीज की ब्रेड थी, अब वो हो सकता है 120 की हो गई हो। ठीक है, अब उसकी सैलरी 30,000 है, जो कि हमने अज्यूम की है कांस्टेंट रहेगी। बट उस 30,000 से उसने बहुत से खर्चे करने थे।
उनमें से एक खर्चा क्या था, उसने एक मार्जिन रखा हुआ था कि डेली मैं 50 रुपए की ब्रेड खरीदूंगा, ठीक है। उसके साथ मैं हो सकता है 10 रुपए का वो लूँ जैम का सैशे, तो मैं नाश्ता करके चला जाऊँ। बट अब वो जो उसका वो जो पोर्शन था जो वो यहाँ पे खर्चा कर रहा था वो बढ़ गया, ठीक है। 50 और 10 60 का वो पहले खर्चा कर रहा था, अब 120 की ब्रेड होगी से हम कहते हैं, और 10 रुपए उसके लगते हैं 130, मतलब तकरीबन डबल प्राइस इंक्रीज हो। अब उसको लगेगा कि यार ये मैं ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ, ये मेरे हो सकता है बाकी चीजें इसकी वजह से कंप्रोमाइज हो जाए, तो वो अपने आप को मजीद ग्रीफ फील करना शुरू कर देगा कि यार मैं पहले 4 ब्रेड्स लेता था, अब वो भी मेरे लिए लेना मुश्किल हो रही है क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो हुआ क्या, देखिए उसकी सैलरी 30,000 की 30,000 है, वो हमने वहां पे कॉन्स्टेंट रिज्यूम किया, लेकिन उसकी रियल इनकम जो खरीदने की सलाहियत थी वो कम हो गई, ठीक है। पहले वो 50 रुपीज की ब्रेड खरीदता था, अब वो 120 की हो गई है। तो वो जो एक्स्ट्रा उसके प्राइस बढ़ी है उससे वो हो सकता है कोई और चीज खरीदता हो बाद में जा, अब वो खरीद नहीं पा रहा होगा, तो उसको लगेगा कि मेरी परचेजिंग पावर कम हो गया, या उसके बाद जो ब्रेड के बाद वो चीज खरीदता है वो हो सकता है बहुत ज्यादा जरूरी हो, कोई मेडिसिन खरीदता हो, तो अब वो हो सकता है ब्रेड खरीदना छोड़ दे। तो जब प्राइस बढ़ती है ना, तो आपकी रियल इनकम कम होती है, आपकी परचेजिंग पावर कम होती है, जिसकी वजह से आप क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देते हो, ठीक है। तो ये पहली रीजन। अच्छा, सेकंड रीजन है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। अच्छा, बहुत सी चीजें आप अपनी लाइफ में देखोगे जो आप रोजमर्रा में यूज करते हो, बट उनका एक अल्टरनेटिव भी है, ठीक है। जैसे सबसे फेमस इसकी एग्जांपल हमेशा कोक पेप्सी, ठीक है। दोनों की ऑलमोस्ट प्राइस भी मिलती जुलती है, काफी हद तक टेस्ट भी मिलता जुलता है, और दोनों एक ही पर्पस के लिए सर्व होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बहुत क्लोज सब्सिट्यूट है, इसको सब्सिट्यूट कहते हैं, मतलब एक चीज का जो अल्टरनेटिव होता है ना, जो बिल्कुल उसी मकसद के लिए यूज हो रहा हो और उसके करीब तरीन चीज हो, उसको हम उसका सब्सिट्यूट कहते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, हम एक एग्जांपल लेते हैं। से आप में से कोई एक स्टूडेंट है, उसको जो है ना वो बहुत पसंद है जो कह लेके से ओल्डपर्स का दूध पीना उसको बहुत पसंद है, ठीक है। ओल्डपर्स का दूध पीना उसको बहुत पसंद है। अब वो इस चीज को जो है ना वो डेली बेसिस पे पैसे उसके लिए बचा के रखता है, ताकि वो दूध का जो है ना एक छोटा पैकेट खरीदे और उसको कंज्यूम करे, अपनी भूख की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करे। अच्छा, अब हुआ क्या, ओल्डपर्स का वो छोटा पैकेट हो गया महंगा, ठीक है। अब जब वो महंगा होगा तो होगा क्या, आप में से वो स्टूडेंट जो है वो कोशिश करेगा कि इससे मिलती जुलती अगर कोई प्रोडक्ट है ना, फिर वो नोटबुक की तरफ चला जाता है, ठीक है, वो मिल्क पैक की तरफ चला जाता है। अब उसने क्या किया, उसने प्राइस बढ़ी ओल्पर्स की, वो मूव कर गया उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ। तो हुआ क्या, जब उसकी डिमांड कम हुई, वो एक्चुअल डिमांड इस वजह से कम हुई कि वो स्टूडेंट अब ओल्पर्स नहीं खरीद रहा, वो उसका सब्स्टिट्यूट खरीदना शुरू हुआ। तो ये भी एक रीजन होती है, जब भी किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो लोग जो है कंज्यूमर वो उसके सब्स्टिट्यूट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड कम होना शुरू हो। दो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर दिए, आई होप कि दोनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अच्छा, एक तीसरा पॉइंट है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स पॉइंट है, किसी दौर में आई कैप के जो सिलेबस में ना ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट अब ये आपके सिलेबस में नहीं है उस तरह, बट स्टिल हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है शायद आई कैप एमसीक्यू ऐसा बना ले कि इन में से 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो इसकी रीजन नहीं है डाउनवर्ड स्लोप होने की, तो आपको 3 रीजन तो आना जरूरी है, ठीक है। हमने इनका रियल इनकम इफेक्ट पढ़ ली, सब्सिट्यूट इफेक्ट पढ़ ली, अब तीसरी जो रीजन है वो भी पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, किसी दौर में इसके ऊपर पूरा चैप्टर होता था, अब नहीं है आपके सिलेबस में, बट स्टिल हम इसको पढ़ेंगे। अच्छा, ये इटसेल्फ एक लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है, कम होना, मार्जिनल क्या है, एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब क्या है, फायदा होना, ठीक है। ये लॉ ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज को खाते जाते हैं, हमारे दिल में उसके लिए जो खाने की चाहत है वो कम होती जाती है। ऐसा कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप चावलों की प्लेट खा रहे हैं, आपने पहला उसमें से जो चम्मच लिया, आपको वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि आपको तब भूख लगी हुई थी। जैसे जैसे आप मजीद खाते जाओगे, अब जो आपको उससे सेटिस्फेक्शन आ रही थी वो कम होती जाएगी, मतलब
एडिशनल यूटिलिटी जो हर अगली बाइट पे आपको मिलेगी किसी भी चीज को खाते हुए, या हर अगली कंजम्पशन पे मिलेगी, वो हमेशा कम होती जाती है। ये लॉ कहता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी ये कहता है। ठीक है, तो अब इस लॉ को पढ़ लेते हैं कि इसकी वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा होता है, मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या ये जो इसकी वजह से एक रिलेशन बन रहा है, नेगेटिव रिलेशन, वो क्यों बन रहा है, या इसकी वजह से जो डिमांड कर रहा है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोपिंग क्यों हो रही है। अच्छा, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अच्छा, एक जगह पे आप गए हैं, ठीक है, गोलगप्पे खाने गए हैं आप, गोलगप्पे वाले भाई के पास आप गए हैं, आपको भूख लगी हुई थी, तो आपने गोलगप्पे खाने, आपने कहा कि भाई गोलगप्पे चाहिए मुझे, उसने कहा कि भाई एक गोलगप्पा मैं आपको दूंगा 10 रुपए का। ठीक है, आपने कहा ओके गुड। ठीक है, आपको बहुत भूख लगी हुई थी, आपने उसको 10 रुपए दिए, उसने आपको एक गोलगप्पा दिया, आपने खा लिया। जब आपने उससे नेक्स्ट गोलगप्पा मांगा, उसको लग रहा था कि क्योंकि इसको भूख लगी हुई है ये ज्यादा पैसे भी देगा, उसने कहा भाई नेक्स्ट गोलगप्पा मैं आपको 15 रुपए का दूंगा। ठीक है, अब आपने सोचा कि यार मैंने एक खा के थोड़ा सा अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली है, प्राइस बड़ी है, अ, मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, से आप कहते हो ठीक है यार 15 का दे दे, आपने एक और गोलगप्पा खा लिया, से इसी तरह करते करते वो हर अगले यूनिट पे आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करना शुरू हो गए। एक टाइम ऐसा आएगा 5 गोलगप्पे खाने के बाद, पता नहीं आप लोगों का हो सकता है 10-20 गोलगप्पे खाने के बाद आपका पेट भर जाएगा। ठीक है, जब आपका पेट भर गया, अब आप क्या करोगे? अब जब वो प्राइस बढ़ाएगा ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी की वजह से अगला यूनिट कंज्यूम करने की चाहत कम हो चुकी है, तो अब आप हो सकता है उसकी डिमांड खत्म कर दो या कम कर दो। तो ये भी एक रीजन है। तो 3 रीजंस हैं। ठीक है, ये तीनों रीजंस क्या हैं? नंबर 1 रियल इनकम इफेक्ट, नंबर 2 सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, नंबर 3 लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। ठीक है, इन तीनों फैक्ट्स की वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के अंदर नेगेटिव रिलेशन है, जिसकी वजह से उसकी कर्व, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मुझे याद आ गई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से रिलेटेड, तो वो आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। अच्छा, हम हॉस्टल में रहते थे, जब मैं सीए कर रहा था, तो मेरे साथ डिफरेंट मेरे रूममेट्स थे। ठीक है, हॉस्टल मेट्स थे। अच्छा, उनमें मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम आकिब था, एक का नाम सजावल था। आकिब और मैं, हम लोग 2-4 दिन के बाद या वीक में एक दफ़ा जो है ना, वो हमारा दिल करता था कि यार हम ना पिज़्ज़ा लेके खाएं। ठीक है, तो पिज़्ज़ा हम खाते थे और पिज़्ज़ा ऑर्डर करते थे। वहाँ पे एक लोकल सा कोई दुकानदार बैठा था जो पिज़्ज़ा बनाता था, बड़ा ही लजीज किस्म का और सस्ता पिज़्ज़ा होता था। आई थिंक के मेरे ख्याल में कोई 800 में वो 3 पिज़्ज़े देता था। ठीक है, या इसी तरह के कुछ छोटे स्मॉल पिज़्ज़ा होते थे, बहुत सस्ते थे उस टाइम। ठीक है, उसमें क्वालिटी भी शायद इतनी अच्छी ना हो, बट हम, वो 3 पिज़्ज़े देता था और हमने शायद 800-1000 में वो 3 पिज़्ज़े देता था। हम हफ्ते में एक दिन जो है ना, थोड़ी बहुत सेविंग करने के बाद मैं और आकिब क्या करते थे, हमारा होता था कि यार हमने पिज़्ज़ा मंगवाना है। ठीक है, तो हम पिज़्ज़ा भी मंगवाते ऐसे थे कि हम दोनों ने 3-3 अपने लिए मंगवाए। ठीक है, उस दिन हम हो सकता है सुबह नाश्ता भी ना करें जिसे मंगवाना हो, कि भाई पेट भर तक पिज़्ज़ा ही खाना है। अब तीसरा जो हमारा दोस्त था सजावल, उससे जब हमने पूछना कि यार हम पिज़्ज़ा मंगवाने लगे हैं, तुमने मंगवाना है कि नहीं, तो उसने कहना कि नहीं यार मैंने नहीं मंगवाना, तुम मंगवाओ। हम उसे कहते थे भाई देख ले, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा होता है, तुम मंगवा ले। वो कहता नहीं नहीं तुम मंगवाओ। सो हम क्या करते थे, दोनों 3-3 अपने पिज़्ज़े मंगवा के तो खाना शुरू कर देते थे। अच्छा, जब हम पहला पिज़्ज़ा खोलते थे और पहली बाइट लेते थे, तो हम सजावल की तरफ देखते थे और हम कहते थे कि भाई तुमने सोच भी नहीं सकता कि क्या मिस कर, इतना टेस्टी पिज़्ज़ा ना आज तक नहीं खाया हमने। ठीक है, सो पहला पिज़्ज़ा का बाइट लेने के बाद हमें ऐसी सेटिस्फेक्शन आती थी कि हम कहते थे कि भाई ये पागल है जिसने ऑर्डर नहीं किया। ठीक है, दूसरी बाइट ली, पहला पिज़्ज़ा खत्म हो गया। छोटे छोटे होते थे पर्सनल पैन वाले पिज़्ज़ा, 3। पहला पिज़्ज़ा खा लिया, जब दूसरे पिज़्ज़े पे आते थे ना, तो अब हमारा भूख जो थी ना वो थोड़ी कम हो जाती थी। तो दूसरा पिज़्ज़ा हमेशा हम दोनों को ना ज़रा एवरेज लगता था। तो खैर पैसे लगाए हैं, उसको छोड़ना तो नहीं, सो हम दूसरा पिज़्ज़ा भी खा जाते थे। तीसरा पिज़्ज़ा ना हम दोनों से नहीं खाया जाता था, और ये रेगुलरली हम यही करते थे। जब भी मंगवाते थे ना, तीसरे पिज़्ज़े पे बस हो जाती थी, लेकिन जब मंगवाने लगते थे ना, तब एक वो होता था कि नहीं 3 ही पिज़्ज़े।
अब तीसरा पिज़्ज़ा जो था ना वो हम नहीं खा सकते थे, इसका मतलब ये है कि हम दोनों दो दो पिज़्ज़ा खाते थे। अब हम सोचते थे कि यार ये तीसरा पिज़्ज़ा किधर करें। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है कि फेंक दे क्योंकि फ्रिज नहीं होता था। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जो हमारा दोस्त बैठा है सजावल, इसको दे देते हैं, फेंकना भी है तो हम अपना एक एक पिज़्ज़ा उसको दे देते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, पैसे हम दोनों ने दिए लेकिन पिज़्ज़े हम तीनों ने दो दो खाए। इसके पीछे सजावल को भी नहीं पता था कि ये लॉ काम करता है, और उसको पता होता था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से पहले दो पिज़्ज़े तो ये बड़े खुश होकर खाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनकी भूख खत्म होती जाएगी, और हर अगली बाइट के साथ जब भूख खत्म होती जाएगी तो ये इसकी डिमांड करना छोड़ देंगे। ठीक है, और वो भाईजान फ्री में दो पिज़्ज़ों का मजा लेता था और हम लोग पैसे दे के लेते। तो ये तीन रीजंस थी, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड का जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप थी। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो कि है एक्सेप्शन और लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो अपना ख्याल रखिएगा, जितना भी हमने पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।